हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 300 प्लस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। मैंने टोटल 315 एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं। आपकी अपकमिंग एग्जाम में जो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चंस होंगे वो भी इस सीरीज में हम इंक्लूड कर लेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम के केरला सेट, कर्नाटका सेट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के सभी क्वेश्चंस। कंपटीशन एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि ये दोनों एक्ट भी मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम में भी मार्केटिंग मैनेजमेंट के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। स्पेशली यूजीसी नेट के लिए मैंने ये एमसीक्यू सीरीज बनाई है। इस वीडियो में हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो हम हमारे टोटल 315 क्वेश्चंस को 16 वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इन 20 एमसीक्यूज से रिलेटेड रेलेवेंट टॉपिक को भी हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। 45 से 50 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी चैनल को ज्वाइन किया है उन लोगों को मैं बता दूं, इससे पहले मार्केटिंग के 6 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। 5 वीडियोज़ में हमने पूरा मार्केटिंग कवर किया था और मार्केटिंग के लगभग सभी कॉन्सेप्ट को हमने देखा था। और एक हमने रामबाण वीडियो डिस्कस किया था, उसमें हमने इम्पोर्टेंट थ्योरीज और ऑथर्स जो बार बार पूछे जाते हैं उनको हमने बाय ट्रिक्स लर्न किया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हमें फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यदि आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आंसर आप सोच सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम सेल कंसिस्ट ऑफ ए लेडी सोशल वर्कर। स्टेट कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट फोरम सेल कंसिस्ट ऑफ 4 members। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में 3 चीज़ें होती है, डिस्ट्रिक्ट सीडीआरए, स्टेट सीडीआरए और नेशनल सीडीआरए। सीडीआरए का मतलब है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी। इन्हें ही कंज्यूमर फोरम कहा जाता है। ये कोर्ट होते हैं जहां पर कंज्यूमर डिस्प्यूट के मैटर सुने जाते हैं। एक होता है सीपीसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और एक होता है सीडीआरए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल तो केवल कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करने का काम करती है। जो सीडीआरए होते हैं या कंज्यूमर फोरम होते हैं वो हमारे कोर्ट होते हैं। तो इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जूरिसडिक्शन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप केस कब कर सकते हो? यदि वैल्यू 20 लाख रुपीज़ तक है तब हम केस कर सकते हैं। यदि वैल्यू 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है तो स्टेट वाले में, और 1 करोड़ से भी ज़्यादा है वैल्यू तो नेशनल वाले में। वैल्यू यदि एग्जैक्ट 1 करोड़ है तो स्टेट वाले में हम केस करेंगे। ये बात शायद आपको पहले से पता थी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये 20 लाख 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा किस चीज़ की वैल्यू है। यदि आप ये सोच रहे हो या गुड्स या सर्विस की परचेज प्राइस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड की जाती है, गुड्स या सर्विस की प्राइस प्लस कंपनसेशन या क्लेम जो कि आप डिमांड कर रहे हो। मान लीजिए आपने 20 लाख की कार परचेज की और उस कार की वजह से कोई नुकसान हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण आप 90 लाख का कंपनसेशन डिमांड कर रहे हो, तो टोटल 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गए। आपको नेशनल वाले में केस करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखेंगे। कॉम्पोजिशन, किसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट सीडीआरए होता है उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होगा यानी चेयरमैन होगा और 2 मेंबर्स होंगे। इन तीनों में से कम एक का महिला होना कंपलसरी है। यदि तीनों वुमेन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। एक होना जरूरी है, एक से ज़्यादा हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट वाले में भी 1 प्रेसिडेंट और 2 मेंबर, लेकिन नेशनल वाले में 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर का होना जरूरी है, और इन 5 में से 1 वुमेन का होना कंपलसरी है। प्रेसिडेंट हम किसको बनाएंगे? डिस्ट्रिक्ट वाले में 1 पर्सन को हम
एक पर्सन को हम प्रेसिडेंट बना सकते हैं यदि वो पर्सन 3 में से एक कंडीशन पूरी करता है। वो प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, या फिर वो पहले कभी जज रह चुका है, या फिर न तो वो प्रेजेंट में जज है न ही वो पास्ट में रह चुका है, लेकिन वो जज बनने के लिए क्वालिफाई है। तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन बताता है, वो क्वालिफिकेशन आप में है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। इसी तरीके से स्टेट सीडीआरए में हाई कोर्ट का जज है, रह चुका है या बनने के लिए एलिजिबल है। इसी तरीके से नेशनल सीडीआरए में सुप्रीम कोर्ट का जज है, रह चुका है या फिर बनने के लिए एलिजिबल है। सुप्रीम कोर्ट में एक तो होता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके लिए और इसके अलावा काफ़ी सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। एट प्रेजेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, श्री शरद अरविंद बोबडे, और इसके अलावा 33 सुप्रीम कोर्ट जज हैं। अब हम देखते हैं कि मेंबर के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेंबर को 3 क्वालिफिकेशन पूरी करनी पड़ेगी। उसकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए। एक मैच्योर पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। कम से कम बैचलर तक की पढ़ाई उसने कर ली हो और उसे अपनी फील्ड में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 10 साल का एक्सपीरियंस किस फील्ड में हो सकता है? बैंकिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, सोशल वर्किंग में, इकोनॉमिक्स में, इनमें से किसी भी मैटर में या इनसे रिलेटेड किसी मैटर में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल सभी के लिए क्वालिफिकेशन सेम है। टर्म ऑफ ऑफिस की हम बात करते हैं तो 5 साल या 65 साल की एज, दोनों में से जो भी पहले हो। यदि आपकी उम्र 63 साल है, 63 साल होती तो आप वीडियो नहीं देख रहे होते, लेकिन हो सकता है नॉलेज के लिए आप देख रहे हो। तो यदि आपकी एज 63 ईयर्स है तो आपको बस 2 साल के लिए बना सकते हैं। स्टेट वाले में 5 या 67 और नेशनल वाले में 5 या 70। तो ये प्रोविजंस आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं आपके लिए 2 वीडियो लेकर आऊँगा, एक कंपटीशन एक्ट के लिए लेकर आऊँगा और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लेकर आऊँगा 40 मिनट्स के। उसमें हम सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन था, फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। अब आप इजीली कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम सेल कंसिस्ट ऑफ ए लेडी सोशल वर्कर, बिल्कुल करेक्ट बात है। स्टेट कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट, बिल्कुल करेक्ट बात है। डिस्ट्रिक्ट फोरम सेल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, गलत बात है। नेशनल वाले में होता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। तो सी हमारा इनकरेक्ट है और सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग कंडीशंस है। तो यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशंस लिखी हुई है। हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 5 वीडियोज, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 6 वीडियोज हमने डिस्कस किए हुए हैं। 6 नहीं, 5 वीडियोज हमने डिस्कस किए हुए हैं। 3 वीडियोज में हमने पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट किया था, सभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। एक वीडियो में हमने 70+ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के एमसीक्यूज किए थे और एक स्पेशल वीडियो में हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक को डिस्कस किया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में आप देख सकते हैं। फिर भी हम इस टॉपिक को यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक टॉपिक होता है इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आगे हम एक क्वेश्चन में जानेंगे। यहाँ पर बस इतना मान लीजिए, इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी वो होती है जो सेलर ने नहीं बताई लेकिन लॉ आपको राइट देता है। तो 7 हमारी इम्प्लाइड कंडीशंस होती है और 3 हमारी इम्प्लाइड वारंटीज होती है। ये आपको पता होनी चाहिए, या फिर कम से कम 3 वारंटीज आपको रेडी होनी चाहिए। फिर आपको पता चल जाएगा ऑप्शन देखकर कि कौन सी कंडीशंस हैं और कौन सी हमारी वारंटीज है। तो पहले हम 7 कंडीशंस देखते हैं। ये बिल्कुल फिक्स है।
पहली हमारी इंप्लाइड कंडीशन है कंडीशन ऑफ टाइटल, कंडीशन ऑफ सैंपल। यदि आपने सैंपल देखकर कोई गुड्स खरीदा तो वो गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वरना आप वापस कर सकते हो, कंपनसेशन ले सकते हो। मार्केट से आपने राइस खरीदे, जो आपने देखे वही होने चाहिए। सेलर ये नहीं कह सकता कि मैंने गारंटी नहीं ली थी कि जो दिखाऊंगा वही दूंगा, ऐसा नहीं हुआ सैंपल के अकॉर्डिंग, तो कंडीशन ब्रीच हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, आपने गुड्स का सैंपल नहीं देखा, आपने केवल डिस्क्रिप्शन पढ़ा था या सुना था, आपने अमेजोन की वेबसाइट पर देखा कि 32 GB का पेन ड्राइव केवल 100 रुपये में मिल रहा है, आपने मंगवाया, लैपटॉप में लगाया तो फोल्डर ही नहीं बनाया, 32 GB का नहीं है, तो कंडीशन ऑफ डिस्क्रिप्शन का उल्लंघन हो चुका है। तीसरी हमारी कंडीशन है कंडीशन ऑफ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। दोनों काम हुए थे, आप टीवी देखने गए शोरूम में, सैंपल भी देखे और सेलर आपको डिस्क्रिप्शन बताता भी गया, दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेलर ये नहीं कह सकता कि एक के अकॉर्डिंग तो है ही, यदि दोनों के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो कंडीशन हमारी ब्रीच हो जाएगी। चौथी कंडीशन है कंडीशन ऑफ टाइटल। यहाँ पर टाइटल का मतलब है ओनरशिप। हमने मिस्टर लक्की से एक मोबाइल परचेज किया, परचेज करने के बाद में पता चला कि मिस्टर लक्की का वो मोबाइल नहीं था, उसने तो चुराया था, तो यहाँ पर टाइटल की कंडीशन का ब्रीच हो गया। ये कंडीशन कहती है कि हम मानकर चलते हैं कि सेलर के पास गुड्स बेचने का राइट है, लेकिन यहाँ पर लक्की को मोबाइल बेचने का राइट नहीं था। शायद आप इस फोटो का रेफरेंस समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर अभय देओल को क्यों लगा रखा है। कंडीशन ऑफ मर्चेंटेबिलिटी ये कहती है कि गुड्स का जो नॉर्मल पर्पज होता है, गुड्स से वो पर्पज पूरा होगा। हमने टीवी खरीदा, टीवी में फोटो तो आ रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, बर्फी स्टाइल में चल रहा है, तो मर्चेंटेबिलिटी का उल्लंघन हो चुका है, नॉर्मल पर्पज पूरा नहीं हुआ। सेलर ये नहीं कह सकता कि मैंने गारंटी नहीं ली थी कि फोटो और आवाज़ दोनों आएगी। कंडीशन नंबर 6 कंडीशन ऑफ होलसमनेस। ये कंडीशन केवल खाद्य सामग्री, फूड प्रोडक्ट्स पर लगती है। जो भी खाद्य सामग्री हम खरीद रहे हैं वो नॉर्मल पर्पज के लिए सही होनी चाहिए, ईटेबल होनी चाहिए। चॉकलेट हमने खरीदी, वो खराब हो चुकी थी, उसके अंदर कीड़े थे, तो हमारी यहाँ पर कंडीशन ऑफ होलसमनेस पूरी नहीं हो रही है। कंडीशन ऑफ फिटनेस, स्पेसिफिक पर्पज और क्वालिटी, जनरली ये कंडीशन नहीं होती है। आपने कोई ऐड देखकर शैम्पू खरीदा, शैम्पू आपने यूज में लिया, आपकी स्किन सेंसिटिव थी, आपको नुकसान हुआ, आप सेलर पर केस नहीं कर सकते। शैम्पू का नॉर्मल पर्पज पूरा हो रहा था, आपकी स्किन स्पेसिफिक थी, तो आपके लिए वो चीज़ फिट है या नहीं है, स्पेसिफिक पर्पज पूरा होगा या नहीं होगा, आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करता है या नहीं करता, इसकी जनरली कोई कंडीशन पूरी नहीं होती। लेकिन कुछ टर्म्स पूरी हो जाए तो कंडीशन बन जाती है। क्या क्या टर्म्स होती है? बायर ने सेलर को अपना पर्पज बता दिया था कि भैया मेरी स्किन सेंसिटिव है तो बढ़िया शैम्पू देना। सेलर ने उसको सजेशन दिए थे, सेलर ने बोला था ये ले जाओ बाबा रामदेव वाला। बायर ने सेलर के सजेशन पर विश्वास किया था, आपने बाबा रामदेव का ही शैम्पू खरीदा था। गुड्स आपने ऐसे पर्सन से खरीदे थे जो ऐसे गुड्स बेचता है, आपने किराने वाले से शैम्पू खरीदा था, न कि पड़ोसी से। और पांचवी बात, गुड्स किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नहीं होना चाहिए। यदि आपने सेलर को बोला कि मुझे डव का शैम्पू दे दो जो मेरी स्किन के लिए सूटेबल हो, तो नहीं लगेगा। आपने केवल शैम्पू मांगा था, ब्रांड उसने सजेस्ट किया था, तभी कंडीशन बनती है। तो ये 6 कंडीशन हमेशा लगती है और ये 7वीं कंडीशन इन 4-5 टर्म्स के पूरा होने पर लगती है। 3 हमारी इंप्लाइड वारंटीज होती है। पहली है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। यदि गुड्स से किसी भी प्रकार का डेंजर हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो ये सेलर की ड्यूटी है कि वो या तो प्रोडक्ट पर लिख दे या बायर को बता दे। नहीं बताया तो ये नहीं मान सकते कि बायर को पता होगा, नुकसान हुआ तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। सेकंड हमारी वारंटी है क्वाइट या अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। आप लोगों ने मुझसे टीवी परचेज कर लिया तो अब आपको राइट है कि आपको क्वाइट शांतिपूर्ण पोजीशन मिलेगा, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से बैठकर आप टीवी देखोगे। यदि आपको परेशानी हो रही है टीवी देखने के बाद भी, कोई आपको परेशान करता है, तो फिर उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा। वारंटी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन का उल्लंघन हो चुका है। और तीसरी हमारी होती है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम ब्रेंचेज। इनकम ब्रेंचेज का मतलब लाइबिलिटी और टैक्स होता है। तो यदि आपने गुड्स परचेज किया तो आप ये मानकर चलोगे उस गुड्स पर पहले की कोई भी लाइबिलिटी या टैक्स नहीं है। अगर हुआ तो वो बायर को ही भी, तो वो सेलर को ही बियर करना पड़ेगा। आपने तो ये माना था पहले की कोई लाइबिलिटी नहीं है तो वो सेलर ही बियर करेगा।
तो ये 3 हमारी वारंटीज हो गई। यदि आप डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में इनको जानना चाहते हो तो आप वो हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 5 वीडियोज़ रेफर कर सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि कंडीशन के लिए इनमें से क्या सही है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्वाइट पोजेसन, इनकम ब्रेंसेज, तो पहला और दूसरा तो हमारा कंडीशन है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ तो वारंटी होता है। तो 1 एंड 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 एंड 2 हमें डी में दे रखा है, तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑटो कंपनीज एंड अदर कंज्यूमर गुड्स कंपनीज ऑफर कैश रिबेट टू इंकरेज द परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। 2 चीज़ें होती है, एक होता है रिबेट, एक होता है डिस्काउंट। रिबेट हमेशा अमाउंट में होती है, डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में होता है कि 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। और रिबेट की कार खरीदोगे तो 20,000 रुपये कम लगेंगे या रिफंड मिल जाएगा। तो ये बोल रहे हैं जो भी गाड़ी वाली कंपनी होती है या अदर कंज्यूमर गुड्स कंपनी होती है वो कैश रिबेट देती है जिससे कि मैन्युफैक्चरर का गुड्स, उनका गुड्स ज़्यादा बिके। रीज़न ये बता रहे हैं सेम प्रोडक्ट इज प्राइस डिफरेंटली एट ए डिफरेंट टाइम। एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्राइस हो सकती है। तो ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन आर यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। आर भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता था क्योंकि एक प्रोडक्ट की अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्राइस हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल की में आंसर सी ही दिया हुआ था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन ई कॉमर्स वन ऑफ द की डिजाइन, वाई को आप काट देंगे, वन ऑफ द की डिजाइन एलिमेंट ऑफ एन इफेक्टिव वेबसाइट कम्युनिटी रेफर्स टू। एक वेबसाइट को बढ़िया कब कहा जाएगा? जब इट्स लेआउट एंड डिजाइन बढ़िया हो, द वे द साइट इनेबल द यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन, site ability to tailor itself to different user or to allow user to personalize the site, the degree that the site is linked to other sites। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, 3 इनकरेक्ट दे रखे हैं। डी वाले में ये बोल रहे हैं कि साइट यदि दूसरी साइट से करेक्ट होगी तभी बढ़िया मानेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट किया जाए। सी में ये बोल रहे हैं कि जो यूजर है वो वेबसाइट में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, तो गलत बात है। हम यूजर को परमिशन थोड़ी देंगे कि वो वेबसाइट में चेंज कर दे। ए और बी वैसे बढ़िया पॉइंट है, वेबसाइट का लेआउट और डिज़ाइन इंटरफेस बढ़िया होना चाहिए, लेकिन बी हमारा ज़्यादा बढ़िया पॉइंट है। यदि वेबसाइट से हमें इंफॉर्मेशन ईजी तरीके से मिल जाती है तो हम बढ़िया कहेंगे। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में किसे गुड्स माना गया है? तो हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इसको पढ़ा था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में गुड्स को डिफाइन किया गया है। इससे पहले कि हम ओरिजिनल डेफिनेशन को देखें, एक बार इजी तरीके से हम देख लेते हैं। असेट या फिर प्रॉपर्टी 2 प्रकार की हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल वो होती है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो। इमूवेबल वो होती है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेकर जा सकते। इमूवेबल में 2 प्रकार की चीज़ें इंक्लूड होती है, लैंड और वो चीज़ें जो लैंड के साथ अटैच है, जैसे मकान, पेड़, गेट। गेट जब तक अटैच है मकान के साथ, इमूवेबल है, अलग कर दिया तो मूवेबल हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी को कभी भी गुड्स नहीं माना जाएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में डिस्कस किया गया है। तो कहने का मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में केवल मूवेबल प्रॉपर्टी को ही गुड्स माना जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी मनी वर्थ, एक्शनेबल क्लेम, 3 चीज़ों को गुड्स नहीं मानना है। कहने का मतलब टोटल 4 प्रकार की चीज़ें हैं जिन्हें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स नहीं माना जाता। इमूवेबल प्रॉपर्टी को कभी भी नहीं, और मूवेबल प्रॉपर्टी में मनी वर्थ और एक्शनेबल क्लेम को नहीं माना जाता। इसके अलावा जो बच गया वो गुड्स है। मनी का मतलब जो प्रेजेंट में नोट और सिक्के चल रहे हैं, मनी वर्थ का मतलब चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। और एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम के अंदर डेटर आते हैं, एक्शनेबल क्लेम के अंदर डेटर आते हैं और केवल वही डेटर आएंगे जो कि अनसिक्योर्ड हो। सिक्योर्ड हो तो नहीं आएंगे, क्योंकि सिक्योर्ड होंगे तो हम एक्शन नहीं लेंगे, कोर्ट में केस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उसके एसेट बेचकर पैसे ले लेंगे। एक्ट में क्या डेफिनेशन दी गई है?
एक्ट में कहा गया है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सभी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स माना जाएगा अदर देन मनी एंड मनी वर्थ। मनी और एक्शनेबल क्लेम को नहीं माना जाएगा। मनी वर्थ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन मनी वर्थ को भी हम नहीं मानेंगे। और कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं कि किन किन चीज़ों को गुड्स माना जाएगा। शेयर एंड शेयर स्टॉक को माना जाएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स को, ग्रास को, और जो चीज़ें ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है उन्हें भी गुड्स मानेंगे। आप कहोगे कि अभी तो आपने कहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं मानेंगे, तो देखिए जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, या जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें गुड्स केवल तभी माना जाएगा जब उन्हें सेल से पहले ज़मीन से अलग करने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो यदि घास को काट कर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उसे गुड्स मान लिया जाएगा। इस टॉपिक को और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लेक्चर को आप रेफर कर लेना। तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं इनमें से किसको गुड्स माना गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर में हमें केवल 2 ही चीज़ें लेनी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम और बुक डेप्ट। तो सी और डी को तो हम ले ही नहीं सकते, साफ साफ मना किया हुआ है। मूवेबल प्रॉपर्टी को हमेशा ही लेते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स में डिपेंड करेगा काट कर बेच रहा है कि बिना काटे, तो यहाँ पर हम ग्रोइंग क्रॉप्स को भी ले लेंगे। ए और बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपनीज दैट आर बिकमिंग स्किल्ड इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फोकस ऑन। तो ये बोल रहे हैं ऐसी कंपनी जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में स्किल हो चुकी है, जो कंपनियां कस्टमर रिलेशन को बढ़िया से हैंडल कर पा रही है, बढ़िया रिलेशन कस्टमर के साथ बना पा रही है, उनके लिए क्या ट्रू है हमें ये बताना है। Understanding the perceived performance and buyer's expectation, giving benefit to the customer by reducing cost, developing program to attract and retain the customer and meeting the individual need of valued customer, giving the quality in feature and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied नीड्स। तो चारों ही पॉइंट हमें करेक्ट दे रखे हैं, तो ज़्यादा बढ़िया पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर सी पॉइंट लेंगे। जब भी कस्टमर रिलेशनशिप की बात आ जाए तो 90% क्वेश्चन में आपको वैल्यूड कस्टमर या की कस्टमर आपको वर्ड मिलेगा। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम जो हमारे इंपॉर्टेंट कस्टमर हैं उन पर पूरा ध्यान देते हैं, उनको हम कॉल वगैरह करते हैं, दिवाली पर कार्ड वगैरह भेजते हैं, बर्थडे विश करते हैं, जिससे कि वो कंटिन्यू हमारे कस्टमर बने रहें, उनसे हम कंटिन्यूसली फीडबैक लेते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if the firm is prepared to incur increased cost on transportation, it may be in a position to reduce its inventory cost। यदि फर्म ट्रांसपोर्टेशन पर ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार है तो ये अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट को कम कर सकती है। रीज़न बता रहे हैं, एज इन सच केस द फर्म कैन यूज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रस का मतलब होता है पहुंचाना, एंड रस द गुड्स और स्टॉक टू द डिजायर्ड वेयर हाउस अनमाइंडफुल ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यदि फर्म ट्रांसपोर्टेशन पर ज़्यादा खर्चा करने के लिए एग्री है तो वो फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड को काम में ले पाएगी, उससे गुड्स को जहां पहुंचाना है वहां पर पहुंचा पाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। तो दोनों ही हमारे सही है। यदि ट्रांसपोर्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो ओवरऑल उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाएगी। ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट बताना है, तो ये भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में किस किस टाइप्स के गुड्स बताए गए हैं। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में टोटल 4 टाइप्स के गुड्स बताए गए हैं। एक होते हैं प्रेजेंट गुड्स, एक होते हैं फ्यूचर गुड्स, एक होते हैं स्पेसिफिक गुड्स, एक होते हैं जनरल गुड्स। ये 4 टाइप के गुड्स होते हैं। अब हम जानते हैं इन गुड्स के बारे में। पहले हम फ्यूचर गुड्स के बारे में जान लेते हैं। डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में। मान लीजिए मैंने आपके साथ 20 तारीख को एग्रीमेंट किया है कि मैं 30 तारीख को 4 लाख रुपए में कार बेच दूंगा। मैंने 20 तारीख को एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको 30 तारीख को 4 लाख रुपए में कार बेच दूंगा, लेकिन प्रेजेंट में मेरे पास कार है ही नहीं 20 तारीख को अभी, लेकिन 30 तारीख से पहले मैं कार को मैन्युफैक्चर करूंगा, कहीं से एक्वायर कर लूँगा, 30 तारीख से पहले एक्वायर करके मैं आपको बेच दूंगा। तो फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6
means the goods which are to be manufactured, produced or acquired by the seller after making the contract of sale। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम तो सेलर के पास नहीं था लेकिन सेल से पहले वो बना लेगा या कहीं से एक्वायर कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ये गुड्स मौजूद नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट गुड्स इसके ऑपोजिट हो जाएगा। 20 तारीख को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, 30 तारीख को आपको मोबाइल बेच दूंगा और प्रेजेंट में मेरे पास मोबाइल है 20 तारीख को, तो ये प्रेजेंट गुड्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम अवेलेबल होता है। उसके बाद स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स, थोड़ा दोनों वैसे तो सिमिलर ही होते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स में। पहले हम इनको सेम मानकर डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें, पहले आप जनरल गुड्स को समझ लीजिए, फिर आसान होगा। मैंने 20 तारीख को आपके साथ एग्रीमेंट किया कि 30 तारीख को आपको मैं एक मोबाइल बेच दूंगा 10,000 रुपये में, लेकिन मेरे पास 4 मोबाइल है और हमने अभी तक डिटरमाइन नहीं किया है कि मैं इन 4 में से कौन सा मोबाइल बेचूंगा। तो ये जनरल गुड्स है, ये डिटरमाइंड नहीं है कि कौन सा मोबाइल मैं आपको बेचने वाला हूं। लेकिन यदि मेरे पास एक ही मोबाइल है तो वो स्पेसिफिक गुड्स हो जाएगा। अब समझिए कि स्पेसिफिक और असर्टेन्ड गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। स्पेसिफिक गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही अलग कर लिया गया था और असर्टेन्ड गुड्स में हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम नहीं किया गया हो, बाद में उसे चूज कर लिया गया हो। तो स्पेसिफिक गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 मीन्स द गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो जनरल गुड्स है उसे अलग नहीं पहचाना जा सकता, वो जनरल गुड्स होता है। फिर जो हमारा क्वेश्चन था एक बार वो देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड व्हेन आउट, इनमें से ऑड कौन से है। स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन्ड, फ्यूचर, असर्टेन्ड, तो फ्यूचर गुड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यही इनका जोड़ा नहीं है, बाकी इन्हीं के ही साथ का गुड्स है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेब मार्केट। वेब मार्केट का मतलब एक तरीके से ई कॉमर्स, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब 3 बातें सही है और एक बात गलत है, गलत बात को ढूंढ लेना है। वेब मार्केट्स यूजुअली ट्राई टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्टस। मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है आपका पोटेंशियल कस्टमर, एक ऐसा पर्सन जिसकी संभावना है कि वो अपना कस्टमर बन सकता है। वेब मार्केटर यूजुअली ट्राई टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्टस टू देयर साइट थ्रू ईमेल एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। वेब मार्केट कोशिश करते हैं ईमेल एडवर्टीजमेंट या न्यूज़पेपर के थ्रू कि उनका कस्टमर उनके पास आए। बी वाले में बोल रहे हैं यूज अट्रैक्शन लाइक डिस्काउंट, गिफ्ट, कंटेस्ट, तो ये इन चीज़ों को यूज में लेते हैं। सी वाला बोल रहे हैं कस्टमर से पर्सनल डेटा मांग लेते हैं। डी वाले में बोल रहे हैं कि ये काफ़ी सारी डिस्काउंट स्कीम चलाते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर हो जाएगा। पर्सनल डेटा जनरली नहीं मांगते हैं क्योंकि पर्सनल डेटा तो कस्टमर देगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग्स। लेफ्ट में हमें कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म दिए गए हैं और राइट साइड में हमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है। लेफ्ट में हमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग दिया गया है। एक बार मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। पर्सनल सेलिंग क्या होता है। पर्सनल सेलिंग में हम डायरेक्ट कस्टमर से मिलते हैं, चाहे आप पर्सनली मिलो, जैसे सेल्समैन डोर टू डोर मिल रहे हैं। अभी दिल्ली चुनाव में बड़े बड़े नेता घर घर जा रहे थे पंपलेट वगैरह बांटने के लिए। अभी कोरोना फैल गया तो राशन बांटने नहीं जा रहे हैं, तो वो पर्सनल सेलिंग हो गया कि हम डायरेक्टली कस्टमर से मिल रहे हैं, चाहे आप डायरेक्टली मिलो, चाहे एक एक कस्टमर को आप फ़ोन कर रहे हो। अगली बात सेल प्रमोशन को समझते हैं। सेल प्रमोशन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, 2 बातें ध्यान रखनी है सेल्स प्रमोशन में। पहली बात, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है सेल प्रमोशन। दूसरी बात, इसके अंदर डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है, कोई कॉन्टेस्ट वगैरह होता है जिसके कारण जल्दी से अपनी सेल्स बढ़े। एडवर्टीजमेंट के बारे में भी 2 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। पहली बात, ये नॉन पर्सनल होता है, एक एक पर्सन को ज्ञान दे रहे हो तो वो एडवर्टाइजिंग नहीं है। एडवर्टीजमेंट में हम मास मीडिया को कम्युनिकेट करते हैं, एक साथ कई लोगों को बताते हैं। दूसरी बात, कम्युनिकेशन हमारा पेड होता है, पैसे देकर हम कराते हैं। फ्री में हो रहा है तो उसे हम एडवर्टीजमेंट नहीं कहेंगे।
फिर हमारा कॉन्सेप्ट है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। तो हमारे कॉन्सेप्ट होता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का ही पार्ट है माउथ मार्केटिंग। पब्लिसिटी में क्या खास बात है? पब्लिसिटी पहली बात तो लॉन्ग रन के लिए होती है पब्लिसिटी। दूसरी बात, पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, पैसा नहीं लगता। आप मेरे चैनल या मेरे बारे में लोगों को बताते हैं कि एक टीचर है वो इस तरीके से पढ़ाता है, तो फिर उसे हम पब्लिसिटी कहेंगे। अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। राइट में हमें दिया गया था ब्लॉग, ब्रोशर, सेल्स मीटिंग, कंटेस्ट। तो एडवर्टीजमेंट के अंदर हम सेकंड करेंगे ब्रोशर एंड बुकलेट्स। सेल्स प्रमोशन के अंदर हम कॉन्टेस्ट कर देंगे फॉर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के अंदर हम ब्लॉग कर देंगे। ब्लॉग का मतलब वेबसाइट या कोई यूट्यूब चैनल वगैरह ये चीज़ें होती है। और पर्सनल सेलिंग के अंदर हम सेल्स मीटिंग कर देंगे 3। 2 4 1 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू वारंटी? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। तो पहले हम वारंटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंडीशन एंड वारंटी में हम डिफरेंस देखते हैं। जिसे आप जनरल भाषा में गारंटी कहते हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उसे कंडीशन कहता है। तो जब आप सेलर से गुड्स खरीदते हो, सेलर अपनी गुड्स की तारीफ करता है, बढ़िया बढ़िया बोलता है, तो जो सेलर ने बड़े बड़े प्रॉमिस किए वो कंडीशन हो सकती है, वारंटी हो सकती है, या उसकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। यदि पर्सनल ओपिनियन है और वो बात पूरी नहीं हुई तो आप कोई भी केस वेस नहीं कर सकते। आपको बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो सपने पूरे नहीं हुए तो आप केस नहीं कर सकते। आपको ये बोलकर बकरी बेच दी गई कि ये बकरी बोलती है और फिर बकरी केवल एक ही वर्ड बोलती है, तो आप केस नहीं कर सकते। लेकिन यदि वो कंडीशन या वारंटी था तो आप केस कर सकते हो। कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है? कंडीशन असेंशियल होती है। यदि कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आपका गुड्स खरीदने का पर्पज ही पूरा नहीं होगा। जैसे आपने सेलर को बोला था कि भैया ऐसा मोबाइल देना जिसकी बैटरी 7 घंटे कम से कम चले, पहले डेड नहीं होनी चाहिए। अब बैटरी नहीं चल रही तो गुड्स को खरीदने का आपका पर्पज ही पूरा नहीं हुआ, तो ये कंडीशन होती है। वारंटी मेन पर्पज के लिए कोलेट्रल होती है, एक्स्ट्रा में होती है, मेन पर्पज के लिए एसेंशियल नहीं होती। आपने मुझसे नोट्स एंड वीडियो परचेज किए, मैंने बोला कि 5 भाग्यशाली विजेताओं का चयन किया जाएगा और उन्हें इनाम मिलेगा, लेकिन लॉटरी मैंने अनबायस्ड तरीके से नहीं निकाली, उसके अंदर मैंने पक्षपात किया। तो आपका जो मेन पर्पस था गुड्स को खरीदने का वो पूरा हो रहा था। लॉटरी के लिए आपने नोट्स थोड़ी खरीदे थे। नोट्स के लिए जो क्वालिटी आपने सोची थी उससे भी 1000 गुना क्वालिटी आपको मिली। तो मेन पर्पस तो पूरा हो रहा है, लेकिन लॉटरी में घपला किया, वो कोलेट्रल चीज़ थी, समपार्श्विक थी, एक्स्ट्रा थी। आप केस करके कंपनसेशन ले सकते हो। यदि कंडीशन पूरी नहीं होती तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो, गुड्स वापस कर सकते हो, पैसे ले सकते हो, जबकि वारंटी में गुड्स को वापस नहीं कर सकते। कंडीशन और वारंटी दोनों में ही कंपनसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ट्रीटमेंट, कंडीशन को आप वारंटी मान सकते हो, आपके पास राइट था पैसे लेने का भी और कंपनसेशन लेने का भी। आपने बोला केवल कंपनसेशन दे दो, काम चला लेंगे, लेकिन वारंटी को कंडीशन नहीं मान सकते। राइट था केवल कंपनसेशन का, आप ये नहीं कह सकते कंपनसेशन भी लूँगा और अपने पैसे भी वापस लूँगा। राइट को कम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल पहले ही हम देख चुके हैं। ये बोल रहे हैं वारंटी के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है? 3 सही है, 1 गलत है। पहले में बोल रहे हैं इट इज़ विटल इंपॉर्टेंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इफ़ देयर इज ब्रीच द एग्रीड पार्टी कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। यदि खंडन हुआ तो पीड़ित पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। इट इज़ असेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज के लिए जरूरी होती है। इन केस ऑफ ब्रीच एग्रीड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेज। तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द रिसेंट ईयर्स द मेजर गेन इन लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी हैव कम फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी का मतलब है
गुड्स का ट्रांसपोर्ट, तो इसके अंदर इंप्रूवमेंट किस कारण से हुआ है? एडवांसेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन पेट्रोलियम प्राइसेज, फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे मेन यही कारण है जिनकी वजह से अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर हम लोग अपने नोट्स, वीडियोज वगैरह अच्छे से बेच पा रहे हैं, आपके घर तक हम पहुंचा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मार्केट लॉजिस्टिक प्लानिंग हैज द फॉलोइंग 4 स्टेप्स, अरेंज द स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने से रिलेटेड है, तो हमें इन स्टेप को करेक्ट सीक्वेंस में जमाना है। डेवलप ऑपरेशनल एक्सीलेंस इन सेल्स फोरकास्टिंग, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल मैनेजमेंट, सेलेक्ट द बेस्ट चैनल, डिजाइन एंड नेटवर्क स्ट्रेटजी फॉर रीचिंग द कस्टमर्स, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन विद द बेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इक्विपमेंट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, डिसाइड ऑन कंपनी वैल्यू प्रोपोजिशन इट्स कस्टमर्स। तो सबसे पहले हम 4 वाला लेंगे, फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम 1 वाला लेंगे और लास्ट में हम 3 वाला ले लेंगे, इम्प्लीमेंट वाला। 4 2 1 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशन विद की कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर इन ऑर्डर टू अर्न रिटेन देयर लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस एंड बिजनेस इज नोन एज। तो ये बोल रहे हैं जो हमारे की कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको रिटेन करने के लिए हम प्रेफरेंस देते हैं अपने बिजनेस में, तो इसे क्या कहा जाएगा? इजी सा हमारा क्वेश्चन है, रिलेशनशिप मार्केटिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक बार हम इन चारों ऑप्शन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। देखो, सर्विस मार्केटिंग क्या होता है? सर्विसेज की मार्केटिंग करना, तो जितने भी प्रकार की सर्विसेज होती है, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, उन सभी को बेचा जा रहा है, उनकी मार्केटिंग की जा रही है, तो उसे मार्केटिंग सर्विसेज कहा जाता है। सेकंड है रिलेशनशिप मार्केटिंग, तो हम हमारे जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके साथ बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। हर पर्सन को करना पड़ता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे एक्टर हो, सभी को ये काम करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग में क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट विथ सोशल अप्रोच। मार्केटिंग तो हम करेंगे, प्रोडक्ट तो हम बेचेंगे, लेकिन सोशल इशू को हम ध्यान में रखते हैं। हम कोशिश करते हैं हमारे गुड्स की वजह से सोसाइटी को नुकसान नहीं हो, और कोशिश करते हैं जितना हम सोसाइटी का फ़ायदा कर सकें, हमारा प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ उतना हम कर पाएँ। जैसे देखो, क्लासमेट है तो वो बढ़िया रजिस्टर बनाते हैं। आप बोलोगे कि बढ़िया रजिस्टर बनाने से सोशल इशू पूरे हो जाएंगे क्या? देखो, जो रफ रजिस्टर आते हैं काले पेज वाले, उनसे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, और यदि गाय खाएगी, गाय माता, तो उसकी वजह से गाय को भी नुकसान कर सकते हैं। हमें बाकी चीज़ों की तो फिक्र है, लेकिन हमें इन चीज़ों की फिक्र नहीं है कि गाय माता कितना प्लास्टिक खा रही है। यदि आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो एक गाय के पेट में 4-5 किलो प्लास्टिक जमा हो चुका है, और उसकी वजह से कितना नुकसान होता है, इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते। तो मैंने ये बताया कि क्लासमेट है वो अच्छे पेज के रजिस्टर बनाते हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता, रिसाइकेलेबल ये पेज होते हैं। वैसे पेड़ों को काटने से नुकसान तो होता ही है। इसके अलावा क्लासमेट रजिस्टर आप परचेज करते हो तो रेवेन्यू का कुछ पार्ट गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च किया जाता है। तो ये सोशल मार्केटिंग होता है कि हम हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन हम सोसाइटी का बेनिफिट भी कर रहे हैं। अपने नोट्स और वीडियोस तो हम बेच रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ फ्री चीज़ें देकर हम स्टूडेंट का बेनिफिट भी कर रहे हैं। फोर्थ है हमारा नीश मार्केटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीश मार्केटिंग। मीनिंग आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आपके काम में आएगा। तो देखो, नीश मार्केटिंग क्या होता है समझिए। मान लीजिए कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाहते हो और उस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग पहले से ही बेच रहे हैं। जैसे देखो कि नमक है, तो नमक के बारे में सभी को पता है, एडवर्टाइजमेंट करने से क्या होगा, सभी खरीदते हैं नमक। तो ऐसा तो नहीं सकता कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने टीवी तो खरीद लिया लेकिन उसको अभी तक पता नहीं है कि नमक क्या होता है।
तो नमक तो सभी खरीद रहे हैं, तो आप जनरल प्रोडक्ट नहीं बेचकर नीश मार्केट में आ जाते हो। नीश मार्केट का मतलब है कि आप जनरल प्रोडक्ट को नहीं बेचकर एक स्पेसिफिक से स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेचते हो। जितना ज़्यादा डीप में जा सकते हो उतने डीप में बेच सकते हो। तो आप ये कहते हो कि हम तो नमक नहीं बेच रहे हैं, ये तो स्पेशल नमक है, इसके अंदर 150 से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। आप जो नमक खरीद रहे हो टाटा बाटा का, उसके अंदर तो बस आयोडीन है, हमारे वाले में 150 चीज़ें हैं। इसी कारण से हमारे बाल सफ़ेद नहीं हो रहे हैं, चाहे पहले ये नमक आ ही नहीं रहा हो। तो नीश मार्केट का मतलब आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि यूजीसी नेट की तैयारी कराने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो हम यूजीसी नेट की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, हम नीश मार्केट में जाते हैं, हम तो यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी करा रहे हैं। लेकिन यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कराने वाले भी बहुत सारे टीचर हैं, तो हम नेट कॉमर्स की भी तैयारी नहीं करा रहे हैं, हम उसके अंदर भी मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं केवल, और कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं मान लीजिए। तो ये हमारा नीश मार्केटिंग हो जाएगा। वैसे अपन तो कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। 15th हमारा क्वेश्चन है, शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। शॉपिंग गुड्स की क्या क्या फीचर होती है। तो पहले हमें गुड्स के टाइप देखने पड़ेंगे। अभी हमने जो टाइप देखे थे वो टाइप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग थे, और ये जनरल टाइप है जो मार्केटिंग के लिए इनको टाइप्स माना जाता है। जो फोटो मैंने खुद ने क्रिएट किया है, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं मारे हैं, वहीं पर मैंने ये लिखा है। जो कॉपी पेस्ट है उनके लिए मैंने अपना नाम यूज में नहीं लिया है। तो देखो, गुड्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं कैपिटल गुड्स, एक हो सकते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी 4 टाइप के हो सकते हैं, कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशली गुड्स और अनसॉर्ट गुड्स। तो ये 2 प्रकार के गुड्स हैं, इनको अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के काम में आते हैं। और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली हमारी वांट सेटिस्फाई करते हैं। कहने का मतलब काम में कौन से गुड्स आएंगे? यहाँ पर गुड्स के अंदर गुड्स और सर्विस दोनों ही इंक्लूडेड है। तो काम में कौन से गुड्स आएंगे? केवल कंज्यूमर गुड्स आएंगे। उन्हीं से ही हमारी वांट सेटिस्फाई होती है, उन्हीं से हमारी आत्मा तृप्त होती है। तो आप कहोगे फिर तो कंज्यूमर गुड्स बना लो, कैपिटल गुड्स क्यों बना रहे हो? यदि आप कैपिटल गुड्स नहीं बनाओगे और सभी कैपिटल गुड्स खत्म हो जाएंगे तो कंज्यूमर गुड्स भी नहीं बन पाएंगे। कैपिटल गुड्स से ही कंज्यूमर गुड्स बनते हैं। जैसे समोसे हैं, डायरेक्टली हमारी वांट सेटिस्फाई होती है, ये कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन समोसे बनाने वाली जो कढ़ाई है वो कैपिटल गुड्स है। यदि कैपिटल गुड्स नहीं होगा तो कंज्यूमर गुड्स कैसे बनाओगे भैया? तो नेक्स्ट हमारा जो कंज्यूमर गुड्स है वो भी कई टाइप के हो सकते हैं। यदि हम डिवाइड करें इसको लाइफ के हिसाब से तो 2 टाइप के हो सकते हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वो होते हैं जो एक से ज़्यादा बार यूज में आ सकते हैं, जैसे कि मोबाइल है, और जो एक बार ही यूज में आते हैं वो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे कि समोसा। फिर हम देखते हैं जो हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं वो परचेजिंग एफर्ट्स के आधार पर 4 टाइप के हो सकते हैं। इसे आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहले है कन्वीनियंस गुड्स। इसमें सबसे कम एफर्ट्स हमें लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स हमें नहीं लगाने पड़ते। ये ऐसे गुड्स होते हैं जैसे आप मार्केट में खरीदने गए आलू प्याज आप खरीदने गए, तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली खरीदे जाते हैं, डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, प्राइस इनकी सबसे कम होती है, ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगाते, खरीद लेते हो। आलू प्याज में तो ज़्यादा आपको सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ता। फिर हम देखते हैं शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स में कन्वीनियंस गुड्स से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इन गुड्स की डिमांड कन्वीनियंस गुड्स से कम होती है, वैसे इनकी भी ज़्यादा ही होती है लेकिन कन्वीनियंस गुड्स से कम होती है। इसमें हम कंपेयर करेंगे सभी प्रकार की कंपनियों को कि एडिडास, रिबॉक, नाइकी, बाटा, सभी को हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा शॉपिंग एफर्ट्स हम लगाते हैं। एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, कंपेयर। कंपेयर वर्ड जहाँ भी आ जाए शॉपिंग गुड्स ही आएगा।
तीसरा हमारा है स्पेशलिटी गुड्स, इसमें हमें शॉपिंग गुड्स से भी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन ख़ास बात यह है यहाँ पर कंज्यूमर ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करता। जैसे मान लो आपने सोचा कि हम सर का पूरा कोर्स और पूरे नोट्स परचेज कर लेते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाओगे, जूते खरीदने से ज़्यादा दिमाग लगाओगे। लेकिन कंपैरिजन आप कम करोगे क्योंकि हर टीचर की अपनी अपनी फीचर होती है, आप कंपेयर कर नहीं पाओगे। कोई टीचर शॉर्ट में बताता है, कोई डिटेल में बताता है, कोई याद कराता है, कोई याद नहीं कराता, सभी के अपने अपने फंडे होते हैं। लास्ट है हमारा अनसॉर्ट गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। आप 4-4, 5-5 महीने दिमाग लगाते रहते हो, उसके बाद भी हो सकता है कि आप नहीं खरीदो। ये गुड्स स्पेशल सिचुएशन में ही खरीदे जाते हैं। लाइफ में इंसान एक बार ही खरीदता है। कि आपने पूरे पैसे जोड़कर मकान बनाने का डिसीजन लिया, तो इंसान लाइफ में एक बार ही मकान बनाता है, तो काफ़ी ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे। आपको कोई 50 करोड़ की कार खरीदनी है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे। या फ्यूनरल सर्विस है, फ्यूनरल सर्विस का कॉन्सेप्ट जनरली विदेशों में होता है। तो फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइड करने वाली एजेंसी होती है, वो कुछ सर्विसेज देती है कि आपकी जो डेड बॉडी है उसके रिगार्डिंग हम ये सब फैसिलिटी देंगे, बहुत बढ़िया से फ्यूनरल होगा। जो पवित्र आत्मा है वो डायरेक्टली जीसस के साथ स्वर्ग में भ्रमण करेगी। डेड बॉडी को बहुत अच्छे से सजा देते हैं। वैसे हमारी इंडिया में भी होता है, हरिद्वार वगैरह में बहुत बढ़िया पैकेज दिया जाता है, वहाँ से वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है डायरेक्ट स्वर्ग में, चाहे अपनी कितने भी पाप की हो, कोई मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नहीं देखा था हमने, देख लेते हैं। शॉपिंग गुड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। शॉपिंग गुड्स में कौन सी फीचर्स होती है। 5 पॉइंट हमें दे रखे हैं, ऑप्शन में हमें केवल 3 ही लेने हैं, तो फोकस करना कि 2 पॉइंट हमें छोड़ने हैं। तो फीचर जो करेक्ट है वो हमें लेना है, 2 पॉइंट छोड़ने हैं। दीज प्रोडक्ट आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर। Consumer generally compare the goods of various seller. Per unit price is high. These goods are regularly and continuously in demand. These goods are sold as a result of aggressive promotional efforts. तो ABC को हम ले लेंगे क्योंकि 2 हमें छोड़ने हैं। ड्यूरेबल ही होते हैं। समोसा एक बार खाओगे काम खत्म, तो ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाओगे कि 4 घंटे बैठकर सोच रहे हो समोसा खरीदूं या नहीं खरीदूं, 10 दुकानों के चक्कर लगा रहे हो, इसका खरीदूं या उसका खरीदूं। और कंपैरिजन वाला पॉइंट तो आपको देखना ही है, लेना ही है। और प्राइस भी ज़्यादा होती है तभी तो दिमाग लगा रहे हो, 5 रुपए की चीज़ के लिए थोड़ी दिमाग लगाओगे। तो ABC को हम ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। हमें बताना है कंपटीशन एक्ट 2002 का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मतलब 3 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, चौथा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कंपटीशन एक्ट 2002। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंपटीशन एक्ट 2002 दोनों के 40-40 मिनट के 2 स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और सभी MCQs को एक ही वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। कंपटीशन एक्ट के बारे में 2 बातें कभी मत भूल जाना, यदि भूल जाओ तो एग्जाम ही मत देना। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, पहले होता था MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। तो ये एक्ट क्या करता था, मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देता था। फिर MRTP एक्ट को ख़त्म कर दिया, रिपील्ड कर दिया, डिलीट कर दिया और उसकी जगह आया हमारा कंपटीशन एक्ट 2002। MRTP एक्ट मोनोपोली पर प्रतिबंध लगाता था, कंपटीशन एक्ट मोनोपोली क्रिएट होने पर प्रतिबंध नहीं लगाता। मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो तो कर लो, इतना बढ़िया पढ़ाओ कि आपकी मोनोपोली क्रिएट हो जाए, बच्चा केवल आपके ही वीडियो देखें, लेकिन कंपटीशन को आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे। MRTP एक्ट की अप्रोच थोड़ी नेगेटिव थी, कंपटीशन एक्ट की अप्रोच पॉजिटिव है। इससे ज़्यादा डिटेल में कंपटीशन एक्ट में देखेंगे, ये पॉइंट मत भूल जाना। कंपटीशन एक्ट आया तो MRTP एक्ट चला गया। कंपटीशन एक्ट के
तीन ऑब्जेक्टिव है, टोटल तीन ही ऑब्जेक्टिव है, चौथा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। यदि दो बिजनेसमैन मिलकर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करते हैं जिनसे कंपटीशन को नुकसान होता है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत कर दो और वो ऐसा एग्रीमेंट करने ही नहीं देगा। यदि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस ये सभी मिलकर एक ही कंपनी बना लेते हैं और 1/4 शेयर रख लेते हैं, तो हमारा सीसीआई ऐसा नहीं करने देगा। फिर तो आप 1 मिनट के कॉलिंग के 10 रुपये चार्ज करोगे, तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को रोकता है। सेकंड, डोमिनेंट पोजीशन के एब्यूज को रोकता है। खास बात यह है, यदि आपकी डोमिनेंट पोजीशन है, एक तरीके से मोनोपोली है आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका एब्यूज नहीं करोगे। जैसे अमूल की और सरस की डोमिनेंट पोजीशन है मिल्क में, सरस की नहीं भी मानो तो अमूल की तो है, क्योंकि सरस तो केवल राजस्थान में आता है। अब अमूल यदि डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करें, किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करें, तो फिर हमारा सीसीआई ऐसा नहीं करने देगा। और तीसरा है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। यदि दो या ज़्यादा बिजनेस मिल रहे हैं और उनकी वजह से कंपटीशन को नुकसान पहुंच रहा है, जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, टेली कम्युनिकेशन कंपनियां मिल रही थी, तो ऐसे कॉम्बिनेशन पर भी रोक लगा देगा। तो आप बोलोगे तो इसका मतलब मर्जर नहीं हो सकता क्या, अमालगमेशन नहीं हो सकता क्या? कंपटीशन एक्ट में कुछ लिमिट दी गई है, जो लोग अमालगमेशन या मर्जर कर रहे हैं उनका टर्नओवर वगैरह एक्सीड कर जाता है लिमिट को, तो सीसीआई रोकेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। दो चाय वाले मिले आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इनमें से कौन सा कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? एनकरेज द कंपटीशन, प्रिवेंट एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रेगुलेट मर्जर एंड एक्विजिशन। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन स्टेज इन कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल। तो क्वेश्चन हमारा बात कर रहे हैं कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल की, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख रहे हैं। टॉपिक क्या किस बारे में, हमारा कस्टमर के साथ हम बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं कि कस्टमर हमारा भक्त हो जाए, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाए, तो क्या उसकी प्रोसेस होती है। कोई स्टूडेंट ने पहली बार हमारा वीडियो देखा, वो तो कुछ और देख रहा था, लेकिन सजेस्टेड वीडियो में मेरा वीडियो सामने आ गया और जो थंबनेल था वो इतना अट्रैक्टिव बनाया हुआ था कि बिना देखे एग्ज़ाम मत देना, तो स्टूडेंट ने टिक कर दिया और पहली बार मेरा वीडियो देखा। तो पहली बार वीडियो देखते ही वो हमारा पक्का वाला कस्टमर भगत या चेला बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। पहली बार में तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि टीचर धीरे धीरे बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, एक टॉपिक को पता नहीं इतना लंबा क्यों खींचता है। तो फिर पहली बार में तो उसे बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगा, वो नहीं देखेगा। थोड़े दिनों बाद में फिर से वीडियो सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले होता है अवेयरनेस, कस्टमर को थोड़ा बहुत पता चलता है, उसके सामने वीडियो आया, थोड़ा बहुत उसने किसी स्टूडेंट से सुना कि एक टीचर है और इस तरीके से पढ़ाता है। फिर एक्विजिशन में थोड़ा थोड़ा उसने वीडियो देखना स्टार्ट किया, कस्टमर बनने की वो सोच रहा है, बना नहीं है। कन्वर्जन में वो बन गया, अब वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी इतना वक्त नहीं बना है कि वीडियो अगर मैं रात को 12 बजे भी अपलोड करूं तो 12 बजे देखना स्टार्ट कर दें। अभी 4-5 दिन पहले बाय मिस्टेक मैंने रात को 12 बजे वीडियो अपलोड कर दिया था, तो 3-4 स्टूडेंट ऐसे थे जो 12 बजे ही देखने लग गए। वीडियो को मैंने वहाँ से हटाया, फिर हमारे रेगुलर टाइम 2:30 पर किया। तो फिर रिटेंशन होता है, रिटेंशन में आकर कस्टमर हमारा बिल्कुल पक्का वाला चेला बन जाता है। एडवोकेसी में क्या होता है, जो हमारा कस्टमर है वो बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, बाकी लोगों को भी बताता है, वीडियो शेयर करने लग जाते हैं। 2-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली वीडियो को शेयर करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि उन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया होगा। मतलब कस्टमर लॉयल्टी यही है कि वीडियो बाद में प्ले होता है और आप लाइक पहले कर देते हो, यही मेरा विश्वास और हमारे चैनल की क्वालिटी है।
तो ये पांचों स्टेप आपने देखी, इस तरीके से कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्रिएट होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इनमें से कौन सी स्टेज कस्टमर रिलेशनशिप की नहीं है। ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए जनरली तो यही होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा इनको चेंज भी कर देते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर लगभग यही पॉइंट रहते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं आएगा। कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर डेवलपमेंट, सेटिस्फैक्शन, एनोयंस। देखो यहाँ पर आंसर मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए एनोयंस, कस्टमर का चिढ़ होना, कस्टमर को परेशानी हो रही है उस प्रोडक्ट से, तो ये यहाँ पर आंसर आना चाहिए। लेकिन आंसर की में सी आंसर दिया हुआ था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिया हुआ था। अभी वीडियो बनाने से पहले भी मैंने चेक किया, सी ही दिया हुआ था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और मैं एग्जाम में बैठता हूँ तो डी आंसर ही करके आऊँगा। बाकी आपकी जो भी ओपिनियन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पीटर एफ डरकर नोटेड द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। पीटर एफ डरकर ने सेलिंग एंड मार्केटिंग के रिलेशनशिप के बारे में क्या कहा था। मार्केटिंग इज ए सब्सिडरी कंपोनेंट ऑफ सेलिंग। एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लुअस। एम ऑफ सेलिंग इज टू मेक मार्केटिंग सुपरफ्लुअस। फ्लुअस का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा करना, किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना। सेलिंग एंड मार्केटिंग आर एसेंशियली द सेम थिंग। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, हमें इसको याद ही करना पड़ेगा। हमने बिजनेस मैनेजमेंट के 2 रामबाड़ वीडियो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने 60+ थ्योरीज और इम्पोर्टेंट ऑथर को विद ट्रिक्स याद किया था। वहाँ पर हमने कुछ बुक्स और उनके ऑथर भी देखे थे। तो पीटर एफ डरकर की एक बुक होती है मैनेजमेंट, टास्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिस। इसमें इन्होंने बताया कि मार्केटिंग से हम सेलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसीज ए फर्म चार्जेज ए हायर इनिशियल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एंड रिड्यूसेज इट्स ओवर टाइम एंड द डिमांड एट हायर प्राइस इज सेटिस्फाइड। तो ये 4 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट में 2 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं 4 बार वेरी लगा दूं तो मतलब वो टॉपिक करके ही जाना है। तो ये 2 टॉपिक बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत प्रकार की होती है, 20 से भी ज़्यादा इसके टाइप होते हैं, तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को मत छोड़ जाना। दूसरा होता है सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट। ये दोनों टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम तक नहीं पढ़ पाओ इन टॉपिक को तो एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन आराम से घर पर बैठना और 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इन टॉपिक्स को करने के लिए। इन दोनों ही टॉपिक के वीडियो आएंगे, यदि आपका रेस्पॉन्स बढ़िया रहा तो यहाँ पर हम सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नहीं देखकर इन 4 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। सबसे पहले है स्कीमिंग प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, जैसे देखो कि आईफोन है, स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, शुरुआत में आप प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हो, क्योंकि जो अमीरों के बच्चे होते हैं वो सस्ती चीज़ परचेज नहीं करते हैं, जब प्राइस ज़्यादा होगी तभी खरीदते हैं, क्योंकि तब हर कोई नहीं खरीद सकता, कुछ यूनिक नज़र आना चाहिए। और जब हाई प्राइस पर डिमांड सेटिस्फाई हो चुकी है, अमीर सब खरीद चुके हैं, तब प्राइस कम कर देते हैं, तब सभी लोग खरीद लेते हैं। उसके बाद वो नया इम्प्रूवमेंट लेकर आ जाते हैं, अमीर बच्चा है वो फिर से नया खरीद लेगा। तो स्कीमिंग का मतलब होता है मलाई। तो जैसे दूध पर मलाई आती है वैसे ही है, पहले हम ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, मलाई हम निकाल लेते हैं। सेकंड है हमारा लोड पीक प्राइस। लोड पीक प्राइस क्या होता है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तब हम प्राइस को ज़्यादा चार्ज करते हैं। जैसे देखो हमारा कोर्स और नोट्स है, तो जब सीज़न नहीं होता है, अब जैसे कोरोना काल चल रहा है, अब कोरोना काल में बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता, तो प्राइस हम लोग कम कर देते हैं हमारे कोर्स की
और हमारे नोट्स की। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, स्टूडेंट को लगता है कि वो लास्ट के 20 दिन के अंदर सब कुछ पढ़ लेता है, जबकि मेरे वीडियोज ही इतने हैं। 15 दिन को यदि आप 24 घंटे मेरे वीडियो ही देखते रहोगे, 3-4 घंटे सोकर, तो भी आप मेरे टोटल वीडियोज नहीं देख पाओगे। और नोट्स हो सकता है एक बार आप रीडिंग लगा लो। तो जो लास्ट के 15-20 दिन है, वहाँ पर कोर्स और नोट्स की फीस बढ़ा दी जाती है। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है तब प्राइस ज़्यादा चार्ज की जाती है। जब बाहुबली 2 रिलीज हुई थी तो उस दिन मैंने 2 टिकट के 1000 रुपये पे किए थे, जबकि उस थिएटर में एक टिकट केवल 120 रुपये की ही थी। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस ज़्यादा कर दी जाती है। तीसरा हमारा है पेनेट्रेशन यानी भेदना, जैसे किले को भेदना। तो कंपटीशन में एंटर होने के लिए हम प्राइस कम कर देते हैं। हमें पता है कि बहुत सारा कंपटीशन है, हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, तो हम शुरुआत में कम प्राइस चार्ज करते हैं। उसके बाद तो बहुत सारे तरीके हैं, बीच में फ़ोन कट जाएगा या घुमा फिरा कर जोड़ देंगे प्रीपेड वाले बिल में। और चौथी प्रकार की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग या फिर मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, कुछ पढ़ने के लिए आते हैं, एक ऐसा कोर्स पढ़ने के लिए आते हैं जो जनरली कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ। 10 स्टूडेंट आ गए और उन्होंने बोला कि सर रीजनिंग पढ़ना है। 10 स्टूडेंट आए हमारे पास। मैंने रीजनिंग वाले टीचर से पूछा कि सर रीजनिंग पढ़ाओगे क्या? तो टीचर ने बोला कि कम से कम 50 बच्चे होने चाहिए तब पढ़ाऊंगा रीजनिंग, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने सर को बोला सर आप तो पैसे बताओ, कम से कम आप कितने लोगे, रीजनिंग पढ़ानी है। टीचर ने बोला 2 महीने के कम से कम 30,000 रुपये चाहिए मुझे। मैंने बच्चों को बोला एक बच्चे की 3,000 रुपये फीस लगेगी, पढ़ना हो तो बैच स्टार्ट करवा दूंगा। तो यहाँ पर मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही थी? 30,000 रुपये आ रही थी पर बच्चा, 3,000 रुपये आ रही थी। और चार्ज भी कितनी कर रहे हैं हम? 3,000। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू बराबर होती है। आप बोलोगे क्या फ़ायदा हुआ है यहाँ पर? जितने पैसे लग रहे हैं उतने पर ही बेच रहे हो। तो रीज़न होते हैं, आपने शायद इकोनॉमिक्स में मार्केट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, या पढ़ा तो अच्छे से नहीं पढ़ा। जैसे देखो क्या होता है कि ऑफ सीजन चल रहा है, एक साल में 1 महीना ऐसा आता है जब हमारे पास मान लो स्टूडेंट्स नहीं आते। इंस्टीट्यूट के अंदर 10 रूम हैं और 10 के 10 रूम खाली पड़े हुए हैं, तो इंस्टीट्यूट का किराया तो लगेगा ही लगेगा। तो क्या फ़ायदा खाली चलाने से? यदि 10 स्टूडेंट आएंगे और जितनी फीस लग रही है उतने ही मैं पैसे चार्ज करूंगा, तो मैं स्टूडेंट को प्रमोट करूंगा। हो सकता है वो एक आधा सब्जेक्ट कुछ और भी पढ़ ले, हो सकता है वो प्रेरित हो जाए, 2-4 महीने तक डेली आएंगे 10 स्टूडेंट, तो मैं बच्चों के साथ बातचीत करूंगा, उन्हें मेरा नेचर बढ़िया लगेगा, टीचिंग हमारी बढ़िया लगेगी, साथ में वो मेरा वाला कोर्स भी पढ़ ले, तो 50-60 हज़ार रुपये हम और भी कमा लेंगे। बहुत तरीके होते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो इंक्रीमेंट कॉस्ट प्राइसिंग आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, ये जो 45-50 मिनट का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसके लिए मैंने 12 घंटे मेहनत की है, सुबह से मैं मेहनत कर रहा हूँ। यदि आप इसको बिना लाइक किए जाएंगे, कमेंट नहीं करेंगे और बिना सब्सक्राइब किए जाएंगे, तो फिर मुझे भी वीडियो की क्वालिटी डाउन करनी पड़ेगी। आप मुझे मोटिवेट करना, डीमोटिवेट मत करना। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये बोल रहे हैं एक ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी जिसके अंदर फर्म शुरुआत में ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है और जब ज़्यादा प्राइस पर डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है तो प्राइस को कम कर देती है। क्या कहेंगे उसे? स्कीमिंग कहेंगे। और बाद में हम आपके लिए सभी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का एक वीडियो लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड। रिटेल सप्लाई चेन में क्या इंक्लूड नहीं होता? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है और आंसर ज़रूर बताना है। आप लोग आंसर भी नहीं बताते, जब आप इतने भी मेहनत नहीं करते तो फिर वीडियो बनाने की मेरी इच्छा नहीं होती। जब मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर तक नहीं देना चाहता या स्टूडेंट को आंसर आता है और वो एक लाइन भी टाइप नहीं कर सकता, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए 15 घंटे खराब करने का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर बताना।
थैंक यू सो मच।